नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दैनिक यूट्यूब चैनल पर। आज हम सीखेंगे रेलवे ग्रुप डी के गणित के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही अच्छा एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या है। तो दोस्तों 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालने के लिए एक फार्मूला होता है। दोस्तों n कोष्ठक में n+1/2। सोल्व करते हैं कि 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो लिखेंगे 50 गुणे कोष्ठक में 50 + 1 कितना हो जाएगा 51/2। 2 से भाग करेंगे तो 25 बार में कट जाएगा। अब 25 का 51 में गुणा करेंगे तो 25 एकम 25 के 5 हासिल लगा 2, 25 पंचे 125 और 2 127, यानी आंसर हो जाएगा 1275। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 है 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो दोस्तों 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 3 है किसी संख्या का 2/5 भाग 60 है तो वह संख्या क्या होगी। सोल्व करते हैं। मान लीजिए वह संख्या यक्स है, तो यक्स का 2/5 बराबर दिया है 60। काटेंगे दोस्तों, 2 से काटेंगे 60 को, 30 बार में कटेगा। आगे यक्स बराबर आएगा 30 में 5 का गुणा करेंगे तो 5 3 15 150। तो वह संख्या क्या होगी 150। आंसर नंबर विकल्प नंबर सी सही है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 4 है दो संख्याओं का योग 40 है। दो संख्याओं का योग 40 है और उनका अंतर 4 है। बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो इसे सोल्व करेंगे दोस्तों। मान लीजिए एक संख्या x है, दूसरी संख्या y है। तो दो संख्याओं का योग 40 है, तो x + y बराबर 40। उनका अंतर 4 है, तो x - y बराबर 4। अब दोनों को जोड़ देंगे तो प्लस और माइनस से y कट जाएगा। x और x जुड़ जाएगा 2x, 40 और 4 44 हो जाएगा। x बराबर 2 से भाग करेंगे तो 22 आएगा। एक संख्या 22 हो गई। अब पहले समीकरण में मान रखेंगे x + y बराबर 40 है, जबकि x का मान हो गया 22, तो 22 + y बराबर 40। तो y बराबर हो जाएगा 40 में से 22 जाएगा, 40 - 22, तो y बराबर आएगा 18। प्रश्न में पूछा है कि बड़ी संख्या ज्ञात करें, तो बड़ी संख्या है 22। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 5 पर। 9 के प्रथम 10 गुणजों का औसत क्या है। तो दोस्तों 9 के प्रथम 10 गुणजों का औसत पूछा है। तो 9 के प्रथम 10 गुणज होंगे 9, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 9 चौके 36, 9 पचे 45, ऐसे जाएगा 9 दहा में 90। तो औसत निकालने के लिए दोस्तों पहला संख्या प्लस लास्ट संख्या भागी 2 करेंगे। 9 + 90/2, तो हो जाएगा 99/2। भाग करेंगे तो 2 चौका 8, 19 हो जाएगा। 2 9 18, 2 पंचे 10, औसत होगा 49.5। विकल्प नंबर सही है बी। प्रश्न नंबर 6 है दोस्तों 12, 15 और 20 का
एलसीएम क्या होगा? तो एलसीएम हम निकालते हैं दोस्तों ऐसे 12, यहाँ निकालते हैं 12, 15 और 20 का एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले छोटी संख्या से भाग करेंगे 2 से, तो 2 छक्के 12, 15 नहीं कटेगा, पूरा उतार लेंगे। 2 दहा में 20, फिर 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6, 15 नहीं कटेगा, उसको वैसे उतारेंगे। 2 पंचे 10, फिर 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 5 नहीं कटेगा दोस्तों। 5 से काटेंगे तो 5 कट जाएगा, तो हमारा एलसीएम होगा 2 दूनी 4, तिहाई 12, पंचे 60, तो एलसीएम होगा 60। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 7 है, 24 और 36 का एचसीएफ क्या होगा? तो ऐसे ही एचसीएफ भी निकालेंगे दोस्तों। 24 और 36 का भाग करेंगे, तो बड़ी संख्या से भाग करेंगे 4 से, 4 छक्के 24, 4 नौ 36, फिर काटेंगे 3 से, तो 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 4 दूना 8 त्रिक 24। इसी प्रकार गुणनखंड कर लेंगे 36 का, तो 2 दूना 4, तिहाई 12, 12 तिहाई 36। तो दोस्तों 2 मिल रहा है इसमें, जो दोनों में कॉमन होगा वही लेंगे, तो 2 होगा, फिर ए भी 2 कॉमन है, 2 दूना 4, तिहाई 12 होगा 24 और 36 का एचसीएफ 12। ऑप्शन नंबर सी सही है। 8 है, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका एचसीएफ 15 है, तो संख्याओं का योग क्या होगा? दो संख्याएं दोस्तों, मान लो एक संख्या है 3x और दूसरी संख्या है 4x। एचसीएफ दिया है 15, तो एक संख्या हो जाएगा 15 तिया 45, दूसरा संख्या हो जाएगा 15 चौका 60। तो दोनों संख्याओं का योग पूछा है, तो इसको जोड़ देंगे, 105 होगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 9 है, दो संख्याओं का गुणनफल 1000 है, यदि उनका एचसीएफ 5 है तो एलसीएम क्या होगा? तो दोस्तों फर्स्ट संख्या गुणे सेकेंड संख्या बराबर होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ। इसी फार्मूले से सोल्व करेंगे। फर्स्ट संख्या और सेकेंड संख्या का गुणा दिया हुआ है 1000 बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ दिया है 5। 5 से भाग देंगे 200 आएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 10 है, वह छोटी सी छोटी संख्या क्या है जिसे 4, 6, 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे? तो दोस्तों सबसे पहले हम इसका एलसीएम निकालेंगे। 4, 6, 8 का एलसीएम भाग करेंगे 2 से, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, फिर 2 से भाग करेंगे, 2 एकम 2, 3 नहीं कटेगा, 2 दूनी 4, फिर 2 से भाग करेंगे, फिर 3 से भाग करेंगे, तो एलसीएम आ जाएगा 2 दूनी 4, दूनी 8 त्रिक 24। एलसीएम आया 24। प्रश्न में पूछा है कि प्रत्येक से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष 2 बचे, तो एलसीएम 24 है, इसमें हम 2 जोड़ लेंगे, तो हमारा आंसर होगा 26। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर है 11 कि 400 का 25% क्या होगा? तो दोस्तों 400 का 25% निकालेंगे। 400 गुणे 25, परसेंटेज का मतलब होता है बटे में 100, बटे में 100।
इसको काटेंगे, डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा। 25 में 4 का गुणा करेंगे तो 25 चौका 100। ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न नंबर 12 है दोस्तों। प्रश्न नंबर 12 है, यदि ए की आय बी से 20% अधिक है तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम है। इसको सोल्व करेंगे दोस्तों। मान लीजिए ए है और एक व्यक्ति बी है। ए की आय बी से 20% अधिक है, तो 20% का मतलब होता है कि परसेंटेज हटाएंगे तो बट्टे में 100 हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कटा, दो एक कम दो, दो पंचे 10, 1/5। तो यदि ए की आय बी से 20% अधिक है तो बी की आय मान लेते हैं 5 है, तो 20% अधिक यानी एक अधिक है ए की आय। अब प्रश्न में पूछा है तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम है। तो बी की आय ए से कम कितना है, तो एक कम है। कितने से, 6 से। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा करेंगे। अब 100 में 6 से भाग देंगे तो 16.6% आएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। एक परीक्षा में पास होने के लिए 33% अंक चाहिए। एक छात्र 200 अंक प्राप्त करता है और 31 अंकों से फेल हो जाता है, तो पूर्णांक क्या है। तो दोस्तों हमें पास होने के लिए 33% चाहिए, 33%। जबकि एक छात्र है 200 अंक पाता है और 31 अंक से फेल हो जाता है, यानी वह 200 नंबर पाया था, 31 नंबर और पा जाता तो 33% पा जाता और पास हो जाता। हमें बताना है कि पूर्णांक क्या है। सोल्व करते हैं दोस्तों। 33% बराबर दिया है, इसको जोड़ लेंगे तो 33% बराबर है 231। हमें पूर्णांक निकालना है, पूर्णांक हमेशा 100% होता है, तो पूर्णांक निकालने के लिए 100% में हम भाग देंगे 33 से। 3 से काटेंगे तो 3 इग्रही 33, 11 से काटेंगे या 3 से काट लिए 11 बार में, या 11 से काटेंगे तो 11 तिया 33, 3 बचेगा। फिर 11 से इसको काटेंगे, 11 दूना 22, 11 एकम 11। फिर 3 से इसको काटेंगे तो 3 सत्ते 21। टोटल पूर्णांक आ गया 700। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 14 है कि चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि होने पर खपत में कितने प्रतिशत की कमी करें कि खर्च न बढ़े। दोस्तों चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि हुई। 10% का मतलब होता है 10 बटा परसेंटेज हटाएंगे 100 हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट गया, यानी 1/10। तो 10% की वृद्धि होती है कितने पे, 11 पर, तो गुणे 100। 110 पर 10 घटाना है तो भाग देते हैं, जीरो जीरो कट जाएगा। 100 में 11 से भाग देंगे तो 9.09% आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 15 पर कि 50 किग्रा शीशे और टीन के मिश्रण में 60% शीशा है, इसमें कितना शीशा और मिलाया जाए कि मिश्रण में 75% शीशा हो जाए। तो इसे सोल्व करेंगे दोस्तों। 50 किग्रा है, 60% शीशा है, तो 60% जब निकालेंगे, दो जीरो कट गया, 5 छः के 30, यानी 30 किग्रा जो है शीशा है। 30 किग्रा शीशा है तो बचा कितना, 20 किग्रा। तो 20 किग्रा है टीन, इसमें कितना शीशा और मिला जाए। शीशा मिलाया जाएगा तो यहाँ मान लीजिए यक्स मिलाते हैं शीशा, तो मिश्रण में 75% शीशा हो जाएगा। 75% शीशा हो जाएगा तो बचेगा कितना, टीन 25% बचेगा। अब इसी को सोल्व करना है। तो 25 या 75, 3 से गुणा करेंगे दोस्तों तो 30 प्लस यक्स बराबर
20 23 60, तो यक्स बराबर होगा 30 उस तरफ जाएगा तो 60 में से 30 घटा देंगे तो 30 किग्रा, यानी 30 किग्रा शीशा और मिलाया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलते हैं दोस्तों, 16 है कि एक रेडियो को 500 रुपये में खरीद कर 600 रुपये में बेचा गया, लाभ प्रतिशत क्या है? दोस्तों 500 रुपये में खरीदा गया और 600 रुपये में बेचा गया, तो लाभ हुआ 100 रुपये का। लेकिन हमें लाभ परसेंट बताना है, तो लाभ परसेंट हमेशा क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। तो क्रय मूल्य था 500 रुपया, लाभ हुआ 100 रुपये का। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा करेंगे, डबल जीरो कट गया, 5 से काटेंगे तो 20% आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। नंबर 17 है, एक कुर्सी को 720 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है, कुर्सी का क्रय मूल्य क्या है? तो दोस्तों कोई वस्तु अपने आप में 100% होता है, अगर 20% हानि होती है तो मान लो वह वस्तु 80% में बेची जाती है, तो 80% बराबर दिया है 720 रुपया। तो हमें क्रय मूल्य निकालना है, क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है। तो काटेंगे इसको, 0 से 0 कट गया, 8 से काटेंगे इसको तो 8 9 72, तो 9 में 100 का गुणा करेंगे तो 900 रुपया होगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। नंबर है 18, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। दोस्तों 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य का मतलब होता है सीपी कास्ट प्राइस, 10 वस्तुओं की विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस एसपी के बराबर होता है। जब एसपी इधर लाएंगे तो यहाँ से सीपी बराबर हो जाएगा, सीपी बटा एसपी बराबर होगा 10/15। कोई वस्तु हम 10 रुपया का खरीद रहे हैं और 15 रुपया का बेच रहे हैं, तो फायदा होगा 5 रुपये का। और किस पर फायदा हुआ? क्रय मूल्य पर हम लाभ परसेंट निकालते हैं, तो क्रय मूल्य हमारा 10, भाग करेंगे 100 से परसेंटेज निकालने के लिए, तो 1 जीरो से 1 जीरो काट दिए, 10 25 50% का लाभ हुआ। ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न नंबर है 19, किसी वस्तु को 5% लाभ पर बेचने पर 5% हानि की तुलना में 150 रुपये अधिक मिलते हैं, तो क्रय मूल्य क्या है? दोस्तों कोई वस्तु अपने आप में 100% होता है, अगर 5% लाभ पर बेचेंगे तो 105% होगा और 5% हानि पर बेचेंगे तो 95% होगा। इन दोनों के बीच में अंतर है 10% का, और 10% बराबर दिया है कि 150 रुपये अधिक मिलते हैं। तो हमें क्रय मूल्य निकालना है, क्रय मूल्य होता है 100%। काटेंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 15 में 100 का गुणा करेंगे, 1500 रुपया होगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न नंबर 20 है, एक बेईमान दुकानदार 1 किलो के स्थान पर 900 ग्राम का बाट प्रयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है? दोस्तों 1 किग्रा में 1000 ग्राम होता है, जबकि वो व्यक्ति 1 किग्रा के स्थान पर 900 ग्राम बेच रहा है, तो उसको फायदा हो रहा है 100 ग्राम का। कितने में? 900 ग्राम में, क्योंकि वो दे तो 900 ग्राम रहा है। 900 ग्राम पर 100 ग्राम का फायदा हो रहा है, तो परसेंटेज में निकालेंगे तो 100 से गुणा करेंगे, डबल जीरो कट गया, और 9 से 100 में भाग देंगे तो 11.11% का लाभ होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। यदि ए अनुपात बी बराबर 2:3 हो और बी अनुपात सी बराबर 4:5 है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या होगा? तो उसको निकालेंगे दोस्तों। ए अनुपात बी बराबर दिया है 4:5, 2:3,
इसको काट देते हैं दोस्तों। ए अनुपात बी बराबर, यहाँ सोल्व कर देते हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी, तीनों का अनुपात साथ में लिखते हैं। अब ए अनुपात बी बराबर दिया है 2:3। यहाँ कुछ नहीं, इसको खाली छोड़ देंगे। दूसरा अनुपात देखेंगे कि बी अनुपात सी बराबर दिया है 4:5। तो बी के सामने लिखेंगे 4 और सी के सामने लिखेंगे 5। अब जिसके आगे नहीं है वहाँ वही संख्या लिखेंगे। जैसे इसके आगे कुछ नहीं तो यही संख्या यहाँ लिख देंगे 3। इसके आगे कुछ नहीं है तो यही संख्या लिख देंगे 4। अब सबको आपस में गुणा करेंगे तो 2 चौके 8, 3 चौके 12, 5 तिहाई 15। तो ए अनुपात बी अनुपात सी में संबंध यही है 8:12:15। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न नंबर 22 है कि 4500 रुपए को ए और बी के बीच 4:5 के अनुपात में बांटा गया। बी का हिस्सा क्या है? तो टोटल हिस्सा दोस्तों 4 और 5 9 होगा। 9 में से बी का हिस्सा है 5। टोटल रुपया बांटना है 4500। तो 9 से भाग देंगे, 9 पचे 45, 500 आया। 500 में 5 का गुणा कर देंगे, 2500 रुपया बी का हिस्सा हुआ। अगर हमसे ए का हिस्सा पूछा होता तो ऐसे ही निकालते। ए का है 4, टोटल है 9, पूरा पैसा है 4500 रुपया। 9 से काटते तो यहाँ 500 आता। तो ए का भाग होता है 5 चौके 20, ए का भाग होता है 2000 और बी का भाग है 2500। ऑप्शन नंबर बी सही है। तो एक संख्या था 5x, दूसरा संख्या था 7x। इसमें से भी 9 घटा दें और इसमें से भी 9 घटा दें तो नया अनुपात 7/11 हो जाता है। अब तिर्यक हम गुणा कर देंगे तो 11 पचे 55x माइनस 11 9 99 बराबर 7 सत्ते 49x माइनस 7 9 63। अब 55x में से 49x इधर आएगा, घटाएंगे तो 6x बचेगा और 99 में से 63 घटेगा तो बचेगा 36। x बराबर 6 होगा। एक संख्या होगी 5x तो 6 पंचे 30 होगी और दूसरी संख्या होगी 7x तो 6 42। हमसे पूछा है कि छोटी संख्या क्या होगी, तो छोटी संख्या होगी 30। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 24 है कि 9 और 25 का मध्यानुपाती क्या है। तो दोस्तों ए बी का मध्यानुपाती करड़ी में ए बी होता है। तो 9 और 25 का मध्यानुपाती करड़ी में 9 गुणे 25 होगा। 25 नौइयाँ 225 होगा, बाहर निकलेगा 15। ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न नंबर 25 है, तीन संख्याओं का योग 98 है। पहली दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 और दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 5:18 है। तो दूसरी संख्या क्या है? दोस्तों ए मान लेते हैं, अनुपात बी अनुपात सी, तीन संख्या है। तो पहली और दूसरी का अनुपात यानी ए और बी का अनुपात 2:3 है। दूसरी और तीसरी का अनुपात यानी बी अनुपात सी का अनुपात 5:8 है। 5:8। इसके सामने कुछ नहीं है तो यही उतार देंगे और इसके सामने कुछ नहीं है तो यही उतार देंगे। तीनों का अलग अलग अनुपात होगा 5 दूना 10, 5 तिहाई 15, 8 त्रिक 24। तीनों का योग 98 है तो इसको जोड़ेंगे 4 5 9, 2 1 3 1 4, 49 बराबर दिया है 98। तो 1 बराबर होगा 2। पूछा है दूसरी संख्या है, तो दूसरी संख्या है 15। 1 बराबर 2 तो दूसरी संख्या हो जाएगी 30। ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न नंबर 26 है, ए किसी काम को 10 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे?
सोल्व करेंगे दोस्त। ए व्यक्ति है, किसी काम को 10 दिन में करता है। बी व्यक्ति उसे 15 दिन में करता है। टोटल काम निकालने के लिए दोनों का एलसीएम लेंगे। 10 और 15 का एलसीएम होता है 30। ए व्यक्ति 10 दिन में 30 काम करता है, तो एक दिन में 3 काम करेगा। और बी व्यक्ति 15 दिन में 30 काम करता है, तो एक दिन में 2 काम करेगा। प्रश्न में पूछे कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो ए प्लस बी मिलकर एक दिन में 3 2 5 काम करेंगे। टोटल काम करना है हमें 30, एक दिन में काम करते हैं 5, तो टोटल काम खत्म होगा 6 दिन में, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न नंबर 27 है, ए और बी मिलकर एक काम 12 दिन में करते हैं। दो व्यक्ति हैं ए और बी, दोनों मिलकर एक काम को 12 दिन में करते हैं। ए अकेला उसे 20 दिन में करता है, जबकि ए अकेला उसी काम को 20 दिन में करता है। तो टोटल काम निकालने के लिए दोनों का एलसीएम लेंगे। तो 20 और 12 का एलसीएम होगा 60। ए बी मिलकर 12 दिन में 60 काम करते हैं, तो एक दिन में काम करेंगे 5। ए अकेले 20 दिन में 60 काम करता है, तो एक दिन में काम करेगा 3। ए बी मिलकर एक दिन में 5 काम करते हैं और ए अकेला एक दिन में 3 काम करता है, तो इसमें से घटाएंगे तो बी का आएगा। बी अकेला एक दिन में 2 काम करता है। तो बी अकेला कितने दिन में करेगा? एक दिन में 2 काम करता है, काम करना है 60, तो कितने दिन में काम करेगा? 30 दिन में। ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न नंबर 28 है कि 15 आदमी किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, तो 25 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे? 15 आदमी किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, तो 25 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे? तो दोस्तों ये सवाल है m1 d1 बराबर m2 d2 फार्मूले पर। m1 का मतलब आदमी है, तो 15 आदमी किसी काम को, d1 का मतलब दिन है, 20 दिन में करते हैं, तो 25 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे? काट देंगे, 5 25 25, 5 चौके 20, 5 से काटेंगे, 5 तेई 15, 4 तेई 12, 12 दिन में। ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न नंबर 29 है, ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है। एक व्यक्ति ए है और एक व्यक्ति बी है। अगर बी एक दिन में 1 काम करता है, तो ए एक दिन में 2 काम करेगा, क्योंकि ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है। ये क्षमता का अनुपात है, और जबकि समय का अनुपात इसका उल्टा होता है। अगर एक दिन में 2 काम करता है, एक दिन में 1 काम करता है, समय का अनुपात होगा 1:2। दोनों मिलकर किसी काम को 14 दिन में करते हैं, तो ए और बी दोनों मिलकर, दोनों की क्षमता है 2 और 1 3, और 14 दिन में कोई काम करते हैं, तो टोटल काम हो जाएगा 42। प्रश्न में पूछा है कि ए अकेला कितने दिन में करेगा। ए की क्षमता एक दिन की 2 है और काम करना है 42, तो ए करेगा 42 काम 21 दिन में। 2 से भाग करेंगे, 21 दिन आएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। दोस्तों 5 पुरुष या 8 महिलाएं किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। 5 मैन बराबर 8 महिलाएं, तो 1 मैन बराबर होगी 8/5 महिलाएं। सवाल है कि 8 महिलाएं हैं, किसी काम को 12 दिन में करती हैं, तो 2 पुरुष और 4 महिलाएं, 2 पुरुष और 4 महिलाएं कितने दिन में करेंगे? तो दोस्तों 8 औरत है और 12 दिन, तो यहाँ से इस पुरुष को हम औरत में बदलेंगे। एक आदमी बराबर 8/5, 2 आदमी बराबर हो जाएंगे, दो मैन बराबर हो जाएंगे 16/5 वुमेन।
तो यहाँ 8 वुमेन 12 दिन में करती हैं किसी काम को। तो 2 मैन का औरत में चेंज करेंगे तो 16/5 वुमेन होगा। तो 16/5 वुमेन प्लस 4 वुमेन कितने दिन में करेंगे? 8 वुमेन गुणे 12 बराबर 5 चौके 20 और 16 36/5 वुमेन कितने दिन में करेंगे? तो काटेंगे दोस्तों, 12 तेईं 36, तो डे बराबर हो जाएगा 8 पंचे 40/3। तो डेज काटेंगे, 13 तेईं 39 हो जाएगा, 13.3 दिन। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। 31 है, एक ट्रेन 72 किमी प्रति घंटा की चाल से चल रही है, उसकी चाल मीटर पर सेकंड में क्या होगी? किमी प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं। तो 72 किमी प्रति घंटा है, इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करेंगे तो 18 चौके 72, 5 चौके 20, 20 मीटर पर सेकंड चाल हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न नंबर 32 है कि 200 मीटर लंबी ट्रेन 36 किमी प्रति घंटा की गति से चलते हुए एक खंभे को कितने समय में पार करेगी? दोस्तों, कोई भी ट्रेन हो, रेलगाड़ी हो, किसी खंभे को या पुरुष को पार करे तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। तो लंबाई है 200 मीटर, चाल है 36 किमी प्रति घंटा। तो एक फार्मूला होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल दिया है 36 किमी प्रति घंटा, इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से गुणा करेंगे। दूरी है 200 मीटर, हमें निकालना है समय। भाग देंगे दोस्तों, तो 18 दूना 36, 5 दूना 10, 10 से 1 जीरो कट गया, तो समय आया 20 सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी सही है। नंबर 33 है, एक व्यक्ति 5 किमी प्रति घंटा की गति से एक पुल को 15 मिनट में पार करता है, तो पुल की लंबाई क्या है? तो दोस्तों, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। सोल्व करेंगे, एक व्यक्ति की चाल है 5 किमी प्रति घंटा, इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18, दूरी हमें निकालना है, समय है 15 मिनट, इसको सेकंड में बदलेंगे तो 60 से गुणा कर देंगे। अब हमें काटना है दोस्तों, तो 6 त्रिक 18, 6 दहा में 60, 3 से काटेंगे, 3 पचे 15, गुणा कर लेंगे दोस्तों, 5 पचे 25, 5 दहम 50, 25 पंचे 125, यानी 1250 मीटर होगा। पुल की लंबाई होगा 1250 मीटर। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। एक कार आधी दूरी 40 किमी प्रति घंटा और शेष 60 किमी प्रति घंटा की चाल से तय करती है, तो उसकी औसत चाल क्या है? तो औसत चाल के लिए फार्मूला होता है 2xy बटे x प्लस वाई। पहले चाल थी उसकी 40 किमी प्रति घंटा, अब हो गई 60, दोनों को जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा। एक जीरो से डबल जीरो कट गया, 2 चौकी 8 छक 48 किमी प्रति घंटा उसकी औसत चाल होगी। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न नंबर है 35। 300 मीटर लंबी दो ट्रेनें विपरीत दिशा में 40 किमी प्रति घंटा और 50 किमी प्रति घंटा से
चल रही हैं वे एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी। दोस्तों जब ट्रेन एक इधर से इधर जा रही हो और दूसरी ट्रेन उसके विपरीत में इधर से इधर आ रही है तो दोनों की चाल आपस में जुड़ जाती है। तो चाल हो जाएगा 50 किमी प्रति घंटा प्लस 40 किमी प्रति घंटा, तो चाल हो जाएगा 90 किमी प्रति घंटा। इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से गुणा करेंगे। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, दूरी दिया है 300 मीटर, समय हमें निकालना है। तो काटते हैं इसको, 18 पच्चे 90, 5 से काटेंगे 5 छके 30, फिर 5 से काटेंगे 5 बरहियम 60, यानी समय लगेगा 12 सेकेंड। ऑप्शन नंबर देखते हैं दोस्तों कहाँ पर मिस्टेक हुआ है। दोनों चाल आपस में जुड़ जाएंगी। चार सौ किमी प्रति 40 किमी प्रति घंटा प्लस 50 किमी प्रति घंटा 90 किमी प्रति घंटा हो गया। इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे 5/18 से, दूरी है 300 मीटर, काटेंगे 18 पच्चे 90, 5 पच्चे 25, टी बराबर 12 सेकंड आएगा दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 36 है, 5,000 रुपये का 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो 8% की दर से अगर 3 वर्ष का साधारण ब्याज निकालेंगे तो 24% बनेगा। तो 5,000 का 24% निकालेंगे, डबल जीरो कट गया, तो 24 पंचे 120, 1200 रुपया होगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 37 है, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में दुगुना हो जाता है तो दर प्रतिशत क्या है। दोस्तों 1 से 2 धन हो जाए तो 1 की वृद्धि हो जाती है। तो कोई धन है जो साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में दुगुना हो जाता है, यानी 1 से 2 हो जाता है। 1 की बढ़त होती है 1 पर, तो 100 पे कितने की बढ़त होगी, समय लग रहा है 5 वर्ष, 20 पंचे 100, 20% की वृद्धि होती है। दर प्रतिशत कितना है, 20%। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 38 है, 4,000 रुपये का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज में पहले वर्ष 10% होगा, प्लस दूसरे वर्ष 10% होगा, 10% के साथ 10 का फिर 10% होगा। कहने का मतलब दोस्तों 4,000 रुपये का 4,000 रुपया है, 10% दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे, तो 4,000 रुपये का 1 वर्ष का 10% निकालेंगे तो 400 रुपये होगा। दूसरे वर्ष भी 400 रुपया होगा, लेकिन दूसरे वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज होता है तो इस ब्याज का भी ब्याज लगेगा। तो 400 का 10% निकालेंगे तो फिर 40 रुपया होगा, यानी 840 रुपया ब्याज होगा। प्रश्न नंबर है 39, 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर से साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 15 रुपये है, तो मूलधन क्या होगा। तो 2 वर्ष के अंतर के लिए दोस्तों अगर पूछे कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 15 रुपया है तो मूलधन क्या होगा, तो लिखेंगे एक फार्मूला, अंतर बराबर PR² बटे 100²। सोल्व करते हैं, अंतर है 15 रुपये का, प्रिंसिपल पूछा है, दर है 5%, तो 5 गुणे 5 लिखेंगे बटे 100 गुणे 100। काटते हैं दोस्तों, 5 से काटेंगे 3 बार में कटेगा, 5 तेई 15, फिर 5 से काटेंगे तो 20 आएगा, 20 तेई 60, बाकी 100 से गुणा करेंगे तो 6,000 रुपये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। नंबर 40 है, किस वार्षिक दर से 3,000 रुपये
वर्ष में सॉरी दोस्तों, प्रश्न नंबर 40 है, किस वार्षिक दर से 3,000 रुपये 3 वर्ष में साधारण ब्याज पर 3900 रुपये हो जाएंगे? तो दोस्तों पहले 3,000 रुपये 3900 होते हैं, तो बढ़ता कितना है 900 रुपया। साधारण ब्याज है तो बराबर बढ़ेगा, एक वर्ष में 300 बढ़ेगा, तो हमें दर परसेंट निकालना है। 300 बढ़ता है एक वर्ष में 3,000 पर, 100 पर कितना बढ़ेगा, 3 जीरो से 2 जीरो एक कटा, 1 जीरो है, 3 से काटेंगे 3 दाम 30, तो दर होगा 10%। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। होमवर्क के लिए आपका ये प्रश्न है, यदि x प्लस 1/x बराबर 4 है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान बताइएगा क्या है। आप कमेंट करिएगा दोस्तों कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, प्रश्न नंबर 41 को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।